Hello everyone, very good evening to all. Good evening, sir. एक मिनट ओके। वॉल्यूम आ रहा है, सब लोगों को आवाज आ रही है? Yes, sir. Good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। ओके, स्क्रीन विजिबल है सबको? Yes, sir. ओके, तो ये सब हमने पढ़ लिया था कल। सर वो कल की जो डेरिवेशन थी ना वो हमें समझ में नहीं आई सर। कौन से टैंक को खाली करने वाली? यस सर। दोबारा कर लेते हैं। दोबारा कर लेते हैं। ओके सर। मेरे को टैंक को खाली करने का टाइम चाहिए था हमें। यस सर। इसका एरिया ए माना था, वेलोसिटी v इक्वल टू √2g y हो जाएगा, है ना? यस सर। अच्छा, अब जो ऐसे लिक्विड बाहर निकलेगा उसका q अगर मैं निकालूं तो a इंटू वी आएगा। यस सर। और q क्या होता है मेरा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम फ्लो होता है पर यूनिट टाइम। एक q होता है वो हमारा a भी आता है, वो इतना आएगा, ठीक है? यस सर। अब मैं इस टैंक में अगर देखूं तो टैंक में जब इतना डिस्चार्ज, इतना वॉल्यूम बाहर निकलेगा तो मान लो ये इतना नीचे आ गया, dy नीचे आया, ठीक है? यस सर। तो इस dy का वॉल्यूम कितना आएगा इसका? सर a इंटू डी वाई। a इंटू डी वाई, करेक्ट। अब मैं dv बाई dt करना चाहता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा इसे? ये dv हो गया स्मॉल वॉल्यूम जो बाहर आया है। dv बाई dt क्या आ जाएगा मेरा? a dy a मल्टीप्लाई में डी वाई बाई डी टी। dt आ गया, ठीक है? अब मेरा बस रिलेशन ये और ये देखो, है ना? तो क्या आ गया? Yes, sir. a dy बाई dt इक्वल टू √2gy, ठीक है? यस सर। dt को ले आओ इस तरफ। सर वहाँ पे a बाई ए आएगा ना, कैपिटल a बाई ए। हाँ, यहाँ पे a था, हाँ हाँ यस सर। ठीक है? वो कैपिटल a बाई ए कर सकते हो, ठीक है? ऐसे आने देते हैं, अभी देख लेंगे। ये आ गया यहाँ पे, ये आ गया यहाँ पे, और a बचा यहाँ पे, a बचा यहाँ पे, ठीक है? dt वहाँ चला गया, 2gy यहाँ आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अब इसे इंटीग्रेट कर लो, तो टाइम आप ले लो जहाँ से आपको लेना है। मान लो अपने 0 से t ले लिया, और y आपका जो है वो हमने हाइट मानी है यहाँ पे, तो हाइट हमारी h से 0 वेरी करेगी या h1 से h2 वेरी करेगी? यस सर। तो मान लो मैं जनरल ले लेता हूँ, h1 से h2 वेरी करा देता हूँ। तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा फिर? यहाँ से आपका बन जाएगा, इसका इंटीग्रेशन जब करोगे तो क्या बनेगा? a इंटू √2g को बाहर कर सकता हूँ मैं, अंदर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ √y। √y मतलब y की पावर -हाफ। ये बचेगा यहाँ पे, और इस साइड को इंटीग्रेशन 80 हो जाएगा, ठीक है? अब इसका इंटीग्रेशन जब करूंगा मैं y की पावर -हाफ का, तो हो जाएगा y की पावर y की पावर प्लस हाफ डिवाइड बाई हाफ। डिवाइड बाय हाफ हो जाएगा, h1 से h2। तो ये आपका आ जाएगा r, तो ये है ही, बाकी चीज़ें तो ये आपका आ गया y की पावर हाफ मैंने √y हो गया। तो इंटीग्रेशन जब करूंगा तो √h2 माइनस √h1 हो जाएगा ये, और यस सर। 2 ऊपर चला जाएगा तो 2a आ जाएगा। यस सर। ठीक है? तो a को भी नीचे यहाँ ले आते हैं, तो ये क्या होगा? 2 है ये, और ये √2 है, तो √2 से √2 कट जाएगा, तो एक √2 बचेगा यहाँ पे, ऐसे बोल सकते हैं। यस सर। तो यहाँ पे √g बच जाएगा मेरे ख्याल से एक, और एक a आ जाएगा यहाँ से, तो a आ जाएगा अपॉन में, ऐसा कुछ आ जाएगा। यस सर, आ गया समझ में। ठीक है? यस सर। यस सर। चलिए, और कोई डाउट इस लेसन में? नहीं? चलो फिर आगे नो चलते हैं। सर। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया? हाँ, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है।
अब हम थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर से शुरू कर रहे हैं, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। सर हाँ जी। सर एक क्वेश्चन था। बताओ। एक मिनट। सर हो गया वाला। हो गया। सर क्वेश्चन है, हम्म, an open glass tube is immersed in mercury in such a way हम्म, that length of 8 centimeter extends over the mercury level. हम्म, The open end of the tube is then closed and हम्म, sealed, हम्म, and the tube is raised vertically up by additional 46 centimeter. हम्म। What will be the length of air column above mercury in the tube now? ये तो हमने क्लास में किया था। यस सर, लेकिन ये हो नहीं पाया था वाला क्वेश्चन। दोबारा बताओ डाटा। ये ऐसा है, ठीक है, और क्या दिया पहले हुआ है? 8 सेंटीमीटर ऊपर है वो ट्यूब। कितना सेंटीमीटर? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर ऊपर है। यस सर। अच्छा, और क्या दिया हुआ है? सर फिर इस ट्यूब को ऊपर से बंद कर दिया गया। नहीं, और भी कुछ दिया होगा, बस इतने दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर ऊपर है। यस सर, इतना ही दिया हुआ है। रेडियस वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ? नो सर। अच्छा ठीक है, अब क्या करा, ट्यूब को ऊपर से बंद कर दिया। यस सर, सील कर दिया और फिर इसे एडिशनली 46 सेंटीमीटर ऊपर उठाया गया। अच्छा ठीक है। तो इसमें पूछा है कि जो एयर कॉलम रहेगा उसकी हाइट कितनी रहेगी अब। ओके, ये हमने क्लास में नहीं किया था। ये यस। क्वेश्चन एक्चुअली प्रेशर से रिलेटेड है ना आपका, तो वैसे तो ये थर्मोडायनामिक्स में आएगा अभी। ये क्वेश्चन क्या है एक्चुअली, ये भी 8 सेंटीमीटर है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मरकरी है मान लो, यहाँ तक, इसमें कैपिलरी राइज का हमें देखना, हमें केवल ये देखना है कि यहाँ तक मरकरी यहाँ तक है, ठीक है। अब क्या किया आपने, इसको सील किया और ऊपर उठाया। सील किया और ऊपर उठाया तो क्या होगा यहाँ पे, ऐसी कंडीशन हो जाएगी कुछ कि ऐसी कंडीशन हो गई मान लो, ठीक है। तो अब ये हाइट यहाँ पे हो गई आपकी 46 + 8 यानी 54 सेंटीमीटर, ठीक है। यस सर। और हाँ ये होगा, और क्या होगा, 54 सेंटीमीटर टोटल लेंथ आई। अब देखो यहाँ पे जो प्रेशर होगा, पहले यहाँ पे P0 होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसके बाद आपने सील किया इसे, तो इतनी गैस के कारण यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, राइट। यस सर। अच्छा, अब मैंने सील करके ऊपर उठाया, क्या मरकरी यहाँ तक रहेगा या ऊपर आ सकता है ट्यूब में? ऊपर भी आ सकता है। क्यों आ सकता है या क्यों आएगा? देखो, जब आपने ऐसे उठाया, मान लो कि मरकरी नहीं आता, ऐसे ही होता है, कंडीशन यही होती है मान लो, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ का जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम बढ़ गया ना यहाँ पे गैस का। पहले वॉल्यूम वो 8 सेंटीमीटर, पहले इसका जो वॉल्यूम था वो था 8 इंटू एरिया, गैस का वॉल्यूम। अब हो गया इस केस में 54 इंटू एरिया, ठीक है। जो इसमें यहाँ पे एयर पार्टिकल होंगे ना, जो आपने सील किया होगा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे थी यहाँ पे। तो अगर मैं देखूं टेम्परेचर कांस्टेंट मान लूं, तो मैं लिख सकता हूँ P0 V1 इक्वल टू P डैश इंटू V2। P0 V0 क्या आएगा, P0 इंटू 8A इक्वल टू P डैश इंटू 54A। तो P डैश आपका ऑब्वियसली जो है P0 से कम आएगा। यस सर। तो प्रेशर यहाँ पे P0 से कम आ रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर आ रहा है यहाँ पे, 8/54 आ रहा है। 4 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, 2 से होगा, 2 चौके 8 और 27, 4/27 P0 आ रहा है। और यहाँ पे प्रेशर कितना है, P0, तो P0 होगा ना प्रेशर, तो यहाँ भी P0 होगा, यहाँ भी P0 होगा। तो यहाँ P0 है प्रेशर और यहाँ पे P0 से कम है, तो क्या मरकरी यहाँ पे रुकेगा? मरकरी थोड़ा ऊपर आएगा यहाँ पे ऐसे। यस। तो मरकरी यहाँ पे ऊपर आएगा, तब जाके ये चीजें हो सकती हैं, है ना। तो तब जाके ये बैलेंस हो सकता है। अब तो नाउ लेट, अब हमें देखना है कि कितना ये ऊपर आएगा, क्या होगा इसमें, है ना, ये कैसे देखना है हमें, ठीक है। तो यहाँ प्रेशर जो है
कितना होगा, तो आपको हाइट अब माननी पड़ेगी यहाँ पे कि इसकी कॉलम की लेंथ कुछ मान लो x है, तो ये वाली लेंथ आपकी 54 माइनस एक्स हो जाएगी जो बची। राइट। सर यहाँ पे डिफरेंस लेके नहीं कर सकते, P0 माइनस 4 P0 अपन 27? P0 माइनस 4 P0 अपन 27 से आप बोल रहे हो कि मैं mgh को बैलेंस कर दूं, आप ये बोलना चाह रहे हो? सर नहीं सर, इसमें P0 के एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू दे रखी है वो 76 सेंटीमीटर दे रखी है। तो अगर हाँ, हम करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कितना ऊपर चढ़ेगा वो मरकरी। नहीं यहाँ पे समस्या यही तो है भाई, जैसे ये ऊपर चढ़ेगा तो क्या प्रेशर यहाँ पे ये रहेगा? ये प्रेशर तो तब था ना जब हमने ये लगाया था, जब हमने यस। 54 सेंटीमीटर की लेंथ मानी थी कि एयर हमारी 54 सेंटीमीटर पे है। यस ऐसा सर। तो ऐसा तो है नहीं, वो तो ऊपर चलेगा तो 54 से कम हो जाएगी लेंथ अब, यस है ना? सर। तो यहाँ पे यस। दोबारा से हमें प्रेशर निकालना पड़ेगा, पहले उसको फिर इक्वेट करना पड़ेगा। ओके सर। कर लोगे एक बार ट्राई खुद? सर एक बार बता ही दो। चलो कर लेते हैं, आंसर पता है ना इसका? यस सर। ठीक है, करते हैं चलो। तो यहाँ पे प्रेशर हमारा कुछ होगा, जो भी होगा प्रेशर फाइनली, और लेंथ हमने मान ली यहाँ पे x और यहाँ पे मान ली 54 माइनस एक्स। इतना तो क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, अब एक मैं ये लगा सकता हूँ P0 इंटू 8a इक्वल टू P डैश इंटू x इंटू a, ये सही है? अब मैंने x मान ली ना लेंथ यहाँ पे एयर की, तो मेरा P डैश आ गया 8 P0 बाय P डैश सॉरी x, ये मेरा P डैश आ गया जो प्रेशर अब ट्यूब के अंदर होगा बिकॉज ऑफ दिस एयर। सर लेफ्ट हैंड साइड पे अभी तक 8 एक क्यों रखा है सर अपने? 54 माइनस एक्स नहीं आना चाहिए? नहीं, मैं यहाँ से कंपेयर कर रहा हूँ ना भाई, ये मेरी गैस थी पहले, पहले इतने में गैस भरी हुई थी और इतने में भरी हुई है, तो ये मैंने लेंथ x मानी है ना, ये वाली ओके सर। ये मैंने x तो मानी है। यस सर। तो मैं तो कौन सा लॉ लगा रहा हूँ, ये बॉयल्स लो। बॉयल्स लॉ, कांस्टेंट टेम्परेचर है ना, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 लगा रहा हूँ, तो कंटेनर के लिए लगाऊंगा ना, खाली कंटेनर होगा तो ये खाली स्पेस के लिए लगा रहा हूँ मैं, तो P डैश आ गया। ठीक है। यस सर। अच्छा, अब देखो यहाँ पे जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक है, 76 है यहाँ पे, तो मैं लिख सकता हूँ कि जो 8 P0 बाय x का प्रेशर है और प्लस मरकरी का प्रेशर है, इतने कॉलम का, मरकरी का कितना कॉलम लिया मैंने, इतना कॉलम लिया है, 54 माइनस एक्स। हाँ, वो किसके बराबर होगा? 76 सेंटीमीटर, है ना? अभी ये डायमेंशन ही गलत है, मैं डायमेंशन भी ठीक करूंगा, लेकिन लगभग मोटा मोटा ऐसे होगा। अभी P डैश प्लस जो इतने मरकरी का प्रेशर है, P डैश तो उसका प्रेशर हो गया जो एयर है ऊपर, और बाकी जो ये मरकरी हुआ इसका प्रेशर लूंगा, वो मिलके इसके यहाँ पे P0 के बराबर आना चाहिए ना। यस सर। तो मैंने वही तो किया है भाई, ऊपर का प्रेशर मैंने निकाल लिया खाली जगह का यहाँ का, और ये प्रेशर मरकरी का है, वो मिला के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आना चाहिए 76 के। यस सर। ठीक है, अब ये जो प्रेशर मैंने निकाला है 8 P0 बाय x, ये होगा न्यूटन, न्यूटन वगैरह में होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वगैरह में, और ये सब सेंटीमीटर में है, तो इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो क्या करूं इसमें, P इक्वल टू रो जी एच होता है ना, H इक्वल टू P बाय रो जी हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं रो जी से डिवाइड कर लेता हूँ, तो अब ये भी सेंटीमीटर में आ जाएगा। आर यू गेटिंग भाई? या तो आप इसे न्यूटन मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो। सर यहाँ पे P0 की वैल्यू डायरेक्टली सेंटीमीटर में नहीं रख सकते? P0 की वैल्यू सेंटीमीटर में डायरेक्टली, हाँ वो भी कर सकते हो, लेकिन ठीक है ऐसे कर लेते हैं, चलो ऐसे समझ लो। तो ये आपका आ गया, फिर उस केस में अगर आप ऐसे करोगे तो यू विल राइट 8 इंटू 76, ठीक है, बाय x, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, ये जो वैल्यू है एक्चुअली 76, वो P0 बाय रो जी की ही वैल्यू है। ठीक है, यस सर।
ऐसा मतलब प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चे एक्चुअली कहते हैं कि पी नॉट इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी है। ये स्टेटमेंट सही नहीं है। पी नॉट इज इक्विवेलेंट टू द 76 सेंटीमीटर कॉलम ऑफ द मर्करी, ये स्टेटमेंट ठीक है। यस सर। ठीक है, तो इसलिए इसमें कंफ्यूज मत होना। चलो मैं 76 ले लेता हूँ यहाँ पे। तो 76 इंटू 8/x प्लस 54 माइनस एक्स इक्वल टू 76 आ गया। अब जो है आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए x, x चाहिए मुझे, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा ये तो। 76 यहाँ आ जाएगा, कॉमन 1 माइनस 8/x बनेगा, ये इधर जाके x माइनस 8/x इंटू 76 इक्वल टू 54 माइनस एक्स। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 54x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 76x। सर पता है वो पुट करके देख लेते हैं ना कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही। हाँ, एक मिनट और सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, फिर पुट करते हैं ना। क्या आंसर है इसका, एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपका, कितना आएगा, 54 में से 76 गया तो 60 और 6 और 6 12। इसको हम इस तरफ लाएं तो प्लस में आएगा, ये एक्स स्क्वायर को इस तरफ लाएंगे तो प्लस में आएगा प्लस 12x, और ये माइनस में आएगा। सर 22। 22 आ रहा है, 22 आंसर है। नहीं सर वो 12 की जगह 22 आएगा ना, 22 22। आएगा, 60 70 76, हाँ सही है, 22 आएगा करेक्ट। ये बन रहा है कुल मिला के। अब बताओ क्या है तुम्हारा, क्वाड्रेटिक सॉल्व करो या तो। सर आंसर 16 दे रखा था। 16 का मतलब 256 प्लस 22 इंटू 16 माइनस 8 इंटू 76, देखना जीरो आ रहा है क्या। सर ऊपर वाली इक्वेशन में भी तो रख सकते हैं, जो ऊपर सिंपल सी इक्वेशन है सबसे इस वाली ऊपर। में, इस वाली में, Yes, इसमें sir. रख लो, इसमें रख के देख लो। यस सर आ रहा है आंसर सही। सही आ रहा है, यस सर। ठीक है, समझ में आ गया कैसे किया हमने। यस सर आ गया। ओके, तो ये आगे आगे आएगा, ये वो पढ़ोगे आप, बॉयल्स लॉ वगैरह पढ़ोगे तो आ जाएंगे क्वेश्चन। चलो बाकी लोगों को आया समझ में, कुछ कुछ आया समझ में। यस सर। अच्छा चलो, कुछ कुछ सर नहीं सर, वो पूरा ही आ गया सर ये। पूरा ही आ गया, चलो गुड। चलो तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया, आगे मूव करें अब। यस सर। आंसर क्या आ रहा है सर? कितना बता रहे थे आप, 16? 16। यस सर, 16 ही आ रहा है। ओके, चलो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के बारे में करते हैं। तो पहले आप लोग बताओ, आपने क्या क्या पढ़ा आज तक बचपन से लेके हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में। टेम्परेचर पढ़ा है, यस सर। कौन कौन से होते हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, ये सब पढ़ा होगा। यस सर। यस सर। हीट, हीट क्या होती है। सर हीट इज अ मोड ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, यूनिट वगैरह क्या होती है हीट की। सर जूल। जूल, सर कैलोरी। हाँ जूल कैलोरी कुछ भी, ठीक है। अभी मैं आपसे रफली पूछ रहा हूँ, मैं पढ़ाई नहीं पढ़ाऊंगा सारी चीज़ें ये, अभी मैं रफ रफ पूछ रहा हूँ, ठीक है। पानी जो होता है, पानी की डेंसिटी का कुछ आइडिया, मैक्सिमम कब होती है, मिनिमम कब होती है। मैक्सिमम 4 डिग्री सेल्सियस पे। अच्छा ठीक है, 4 पे मैक्सिमम होती है, बाकी यानी 4 पे जो है मैक्सिमम होती है, और ठीक है। आइस की ज़्यादा होती है पानी से, कम होती है डेंसिटी। कम होती कम है। होती है। कम होती है, चलो ठीक है। किसी चीज़ को गर्म करेंगे तो एक्सपेंड करती है। यस सर। यस सर। एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल सर एग्जाम्पल। वाटर को गर्म करेंगे तो फैलेगा ही वो। अच्छा, तो कहीं पे मैं फिर जब फैलेगी कोई चीज़ तो हमें यहाँ पे उसको फैलने के लिए स्कोप देना चाहिए, नहीं देना चाहिए।
मान लो यार, बिल्डिंग, समझ में नहीं आया। आपकी कोई बिल्डिंग है वो फैल रही है गर्म होने पे, या कोई मशीन फैल रही है, तो फैलने के लिए आप उसको स्कोप दोगे कि आप चाहोगे ना फैले ये? सर सर वो उसको हम ये चाहेंगे कि वो ना फैले। ना फैले तो फिर वो फैलना चाहेगी तो क्या करेगी, क्या डेवलप करेगी वो? सर स्ट्रेस डेवलप करेगी फिर तो वो। उन स्ट्रेस को क्या बोलते हैं? सर पता नहीं। थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस बोलते हैं, हाँ थर्मल। ये सर थर्मल स्ट्रेस, हाँ। तो थर्मल स्ट्रेस कई बार बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, मशीन टूट भी सकती है, तो आप वहाँ पे उसको स्कोप दोगे थोड़ा बहुत फैलने का। तो ऐसा कहीं पे देखा है आपने प्रैक्टिकल लाइफ में जहाँ पे स्कोप दिया गया हो फैलने का? आपने ब्रिज देखे हैं? ब्रिज, ब्रिज के बीच में जगह छोड़ते हैं, कंटिन्यूस नहीं बनाते ब्रिज को। जो ब्रिज होते हैं, फ्लाईओवर होते हैं आपके, आपने देखा बीच में जगह छोड़ते हैं, इसमें ज्वाइंट टाइप के होते हैं, यस सर। उनको एक्सपेंशन ज्वाइंट, एक्सपेंशन ज्वाइंट बोलते हैं। या आपने ट्रेन की पटरी देखी होगी, ट्रेन की पटरी भी कभी कंटिन्यूस नहीं होती, उसके बीच में ज्वाइंट होते हैं। तो वहाँ पे जो ज्वाइंट के लिए स्कोप छोड़ा जाता है, इसलिए छोड़ा जाता है, अगर आप नहीं छोड़ोगे तो वो मुड़ जाएगी, थर्मल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होंगे ना, तो मुड़ जाएगी वो फिर आपकी गर्मियों में। तो बड़े ब्रिज जो होते हैं, ट्रेन की पटरियाँ होती हैं, आपके बड़ी बिल्डिंग, हॉस्पिटल होते हैं, मॉल होते हैं, मॉल में भी एक्सपेंशन ज्वाइंट दिया जाता है। जो बड़ी बिल्डिंग डिज़ाइन होती हैं कभी भी एक साइड डिज़ाइन नहीं होती, वो स्टेप बाय स्टेप डिज़ाइन होती हैं, मैंने पार्ट बाय पार्ट होती है, उसमें बीच में ज्वाइंट दिया जाता है। किसी भी मॉल में आप जाओगे तो वहाँ पे थर्मल स्ट्रेस के लिए स्कोप दिया जाता है, ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे थर्मल स्ट्रेस डेवलप हो जाएंगे। ओके, टेम्परेचर को नापने के लिए क्या यूज़ करते हो? थर्मोमीटर। थर्मोमीटर। क्या भरा होता है थर्मामीटर में? मरकरी। मरकरी। मरकरी क्यों भरते हैं? पानी क्यों नहीं भरते? डेंसिटी हाई होती है सर उसकी, तो फिर उसकी हाइट सब कम रेज होगी। नहीं, गलत, वो तो प्रेशर के लिए है रीजन। सर वो ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है सर। तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। सर मतलब वो टूटेगा नहीं ना, वाटर भर देंगे तो फिर सर वो और जल्दी टूट ओपेक भी जाएगा। होता है तो नजर भी आ जाएगा, वाटर तो ट्रांसपेरेंट है उससे। यस ठीक सर, थोड़ी ये भी प्रॉब्लम कहा। एक फैक्टर तो ये है कि नजर आना चाहिए, और फैक्टर क्या हो सकता है थर्मामीटर बनाने के लिए? सर एक्सपेंशन वो आपने, उसके वेपर्स नहीं बनते ना मरकरी के, मैंने पर वाटर उसका, के वेपर्स बन जाते हैं, तो वो वेपर्स फिर अलग करेंगे अपना। हाँ मैंने इसकी, उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है आपका उससे ज़्यादा होना चाहिए जो आप टेम्परेचर नाप रहे हो, नहीं तो बॉयल हो जाएगा लिक्विड, आपका वेपर बन जाएगा, या फिर बॉयल ही हो जाएगा पूरा ही। तो यस सर। बॉइलिंग पॉइंट शुड बी हाई, तो बॉइलिंग पॉइंट शुड बी हाई। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? वेपर प्रेशर पे है। कौन से वेपर प्रेशर पे? जो भी लिक्विड है जिसको हीट कर रहे हैं, हम्म, उसका जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है तो उस टेम्परेचर को बोलते हैं। तो उस पर बॉयल करने लगता है, हम्म ठीक है। तो ये बताओ कि पहाड़ों पे खाना बनाएंगे अगर, तो पानी जल्दी वेपर बनेगा या ग्राउंड में ज़्यादा जल्दी? जल्दी। जल्दी क्यों जल्दी बनेगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है। तो जल्दी बन जाएगा, तो वहाँ पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री से ज़्यादा होगा, कम होगा? पहाड़ों पे कम कम होगा। होना चाहिए सर। कम होगा क्योंकि उसे वेपर प्रेशर कम चाहिए उबलने के लिए। भाई वेपर प्रेशर बाहर का कम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो यस सॉरी सर। घर का प्रेशर कम है, तो आपको वेपर प्रेशर भी कम चाहिए फिर, तो कम बॉइलिंग पॉइंट में ही उबल जाएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, तो खाना बनाना आसान होगा मुश्किल होगा? आसान हो जाएगा। सर वैसे ठंड के टाइम में सर वो बाहर इतनी ज्यादा वो होती है ठंड, तो फिर सर आराम से आग नहीं जल पाती, तो फिर सर उसमें तो मुश्किल हो जाएगा। नहीं वैसे मान लो अगर सेम टेम्परेचर है सपोज और पहाड़ों की बात हो रही है, सर तो फिर तो आसान हो जाएगा। मुश्किल हो जाएगा क्योंकि पानी वेपर बन के उड़ जाएगा तो हीट यूज नहीं हो पाएगी ना। मुश्किल हो जाएगा भाई। आपको जो चावल है वो आप चाहते हो कि पानी, गर्म पानी खौलते हुए पानी में वो पके, तब जाके वो आपके वो होंगे, सॉफ्ट होंगे, और आपका पानी 70 डिग्री पे मान लो उड़ जा रहा है, 70 से ज्यादा जा ही नहीं रहा हो टेम्परेचर उसका, तो आपको ज्यादा देर तक उसे वो नहीं करना पड़ेगा, उसे ज्यादा देर तक रखना पड़ेगा पानी में। सर सर हाँ अगर हम सर। प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो सर ज्यादा सही हाँ रहेगा। अभी आ रहा हूँ, कुकर पे आ रहा हूँ। ज्यादा देर रखना पड़ेगा?
यस और सर। अगर मान लो ग्राउंड में होता हो तो 100 डिग्री तक पानी पहुंचता, तो आपका पानी 100 डिग्री तक पानी रहता, तो वहां पे आप 100 पे पानी चावल को रख रहे हो तो जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे पानी वो चावल आपके। तो कहाँ पे आसान हुआ? ग्राउंड पे। ग्राउंड पे आसान हुआ। अरे समझ नहीं आया, फिर से बता दो। अभी पढ़ाऊंगा दोबारा तो बताऊंगा, अभी तो पढ़ा नहीं रहा, तो पूछ रहा हूँ बस। अभी पढ़ेंगे इसे पूरा एक एक करके पढ़ाएंगे, जो जो समझ में आ रहा है अभी तो पकड़ते रहो उसे। अभी तो आपका चैप्टर का एक भूमिका बना रहा हूँ। तो ठीक है, ये होगा। अच्छा, आप कुकर की बात कर रहे थे कोई, कि कुकर पे पानी गर्म कर रहे हैं, तो कुकर पे खाना पकाने का फायदा क्या है? सर उसमें सर वो जो वेपर्स होते हैं वो उड़ते नहीं है, वो अपना एक्सटर्नल प्रेशर लगाते रहते हैं, इससे सर खाना जल्दी बन जाता है। थोड़ा सा और एक्सप्लेन। सर और ज़्यादा एक्सप्लेन सर मतलब ये है कि सर जैसे कि खाना बनाने के टाइम में सर जैसे वाटर अगर लॉस, अगर जो वेपर्स है उनका लॉस हो जाएगा तो फिर सर हमारी हीट का भी एक तरीके से लॉस हो रहा है, क्योंकि सर वो लेटेंट हीट साथ में लेके जा रहे हैं अपने साथ चलो वेपर्स। एक फायदा तो ये हुआ। और सर दूसरा और ये सर है। अगर वो प्रेशर बिल्डअप अंदर करके रख रहा है अपने, तो फिर मतलब फिर एटमॉस्फेयर का जो पहले फर्क पड़ रहा था ऊपर, वो नहीं पड़ेगा ना शायद। अच्छा, अब जो उसकी विसेल होती है कुकर को उठाने के लिए, उसको वेपर को उठाने के लिए प्रेशर कितना लगाना पड़ेगा? 1 एटीएम लगाना पड़ेगा या ज्यादा लगाना पड़ेगा? कुकर की विसेल होती है, उसे उठाने के लिए ऊपर प्रेशर रिक्वायर्ड इज 1 एटीएम और मोर देन 1 एटीएम? भाई विसेल पे ऊपर से प्रेशर मोर लग ही रहा है। होगा वैसे, क्योंकि अंदर ज्यादा प्रेशर हो जाएगा। भाई ऊपर जो विसेल है उस पर कितना प्रेशर लग रहा है? पी नॉट लग रहा है बाहर से एटमॉस्फेयर का, प्लस उसका अपना वेट भी है कुछ विसेल का। तो जब आपको नीचे से अगर वेपर को उसको उठाना है तो प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा पी नॉट से, नहीं? यस सर लगाना पड़ेगा सर। यस सर। लगाना पड़ेगा। तो वो प्रेशर कहाँ से आएगा? वेपर प्रेशर से आएगा। यस सर। तो वेपर प्रेशर आपको ज्यादा चाहिए फिर अब। हाँ सर चाहिए सर। तो ज्यादा वेपर प्रेशर चाहिए तो टेम्परेचर पानी का ज्यादा हो सकता है, 100 से ज्यादा हो सकता है बॉइलिंग पॉइंट, हाँ सर वही मैं कह रहा। है ना? तो 100 से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा तो आपका कुकर में यू कैन अटेन हाई टेम्परेचर। ठीक है, पानी का टेम्परेचर आप 100 से ज्यादा कर सकते हो। खाली अगर आप पतीला रखते बाहर, उसमें अपने कोई वो रखते वाटर रखते, तो उसमें क्या होता फिर कि उसमें 100 तक आते ही उबल जाता, मैंने पानी रख के वेपर बन जाते हैं 100 आते ही। लेकिन यहाँ पे 100 से भी ज्यादा हो सकता है क्योंकि उसे बाहर का प्रेशर ज्यादा फील होगा। ठीक है, तो अब इसको देखेंगे डिटेल में। अच्छा, जब पानी से वेपर बनता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन। वेपराइजेशन। और जो हीट रिक्वायर्ड होती है उसको क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, है ना? यस सर। लेटेंट हीट समझते हैं सब लोग क्या होती है? यस सर। यस सर। ओके। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है? अभी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोल रहे थे, क्या होती है? सर वही है कि अगर लिक्विड से वेपर बन रहा है तो फिर फ्यूजन बोलेंगे, और अगर वो से सॉलिड से आई- लिक्विड बन फ्यूजन। हाँ, आइस से वाटर अगर बन रहा है तो फ्यूजन बोल सकते हो, है ना? तो लेटेंट Yes, हीट है। sir. जब लेटेंट हीट चाहिए सर देते हैं हम, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए लेकिन। हाँ मैं वो पूछने वाला था, जब लेटेंट हीट हम देते हैं उस समय क्या होता है? टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट होता है। तो इसे बोलते हैं लेटेंट हीट। ठीक है, हिंदी में पता है क्या बोलते हैं? नो सर। हिंदी No, में sir. से हिंदी में से देखो, हिंदी से मीनिंग क्लियर हो जाता है। हिंदी में बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा मतलब हिडन हिडन एनर्जी टाइप ऑफ थिंग। तो एनर्जी आप देते हो उसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता, केवल उसकी स्टेट चेंज हो जाती है, तो उसके में हिडन फॉर्म में रहता है वो। सर वैसे फिर इसको आइसोथर्मल भी बोल सकते हैं। प्रोसेस को हाँ। हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस है। ओके सर। आइसोथर्मल प्रोसेस है बिल्कुल। ठीक है, तो ठीक है। अच्छा, जो सॉलिड में हीट फ्लो करती है उस हीट फ्लो को क्या बोलते हैं? उसके मोड को क्या बोलते हैं? सर वाइब्रेशनल एनर्जी होती है उसके अंदर तो। वाइब्रेशन होती है। अच्छा, 3 अगर मैं आपको ऑप्शन दूं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, सॉलिड में क्या होता है? कंडक्शन। कंडक्शन, हीट कंडक्ट होती है उसमें। कॉपर की अगर रॉड है, आयरन की रॉड है, तो हीट विल कंडक्ट। पानी में क्या होता है? बेसिकली पानी और एयर में कन्वेक्शन। कन्वेक्शन। कन्वेक्शन का मतलब क्या होता है कि आपकी जो हल्की, जब आप गर्म करोगे किसी चीज को तो हल्की हो जाएगी तो ऊपर चली जाएगी,
तो एयर में ऐसे ही होता है, आपकी जब एयर गर्म होती है तो ऊपर चली जाती है, नीचे तो लो प्रेशर हो जाता है वहाँ पे, है ना। तो ऐसे बार बार गर्म होके ऊपर नीचे आपका मिक्स होता रहता है। जैसे लिक्विड में होता है, लिक्विड को आप नीचे से गर्म करते हो तो उसके वेपर जो है उसके जो वो होते हैं आपके, क्या नाम बोलते हैं, बबल जो है, या लिक्विड जो है जो गर्म होता है वो हल्का होके ऊपर जाता रहता है बार बार। तो दिस इज कन्वेक्शन। और रेडिएशन, रेडिएशन किस केस में होता है, जैसे सन से आपकी एनर्जी आ रही है यहाँ पे तो दैट इज अ रेडिएशन। किस फॉर्म में आ रही है वो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो जब कंडक्शन होता है वो सॉलिड में होता है, तो सॉलिड में आपका कंटिन्यूस मीडियम है, वहाँ पे कंडक्शन होता है। कन्वेक्शन में आपका क्या होता है, मीडियम मूव करता है ऊपर नीचे। और रेडिएशन में कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। सन से जो आप पे एनर्जी आ रही है, इट इज कमिंग विदाउट एनी मीडियम, इट इज कमिंग एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ये आपकी एनर्जी आ रही है, ठीक है। ब्लैक बॉडी का नाम सुना है आपने, यस सर। यस सर। क्या होती है ब्लैक बॉडी? जो सारी वेवलेंथ्स की लाइट को एब्सॉर्ब कर ले। अच्छा, ठीक है। तो वेव, अभी हम इसको पढ़ेंगे कि सारी लाइट को एब्जॉर्व कर ले। तो ये एब्जॉर्व करेगी तो फिर क्या करेगी, ये मैंने एब्जॉर्व भी करती रहेगी या कुछ और भी, रिफ्लेक्ट, एमिट, रेडिएट कुछ करेगी? सब कुछ कर लेती है वैसे अंदर, तो अपने अंदर लेके फिर क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी? रिफ्लेक्ट नहीं करती शायद से, एमिट करेगी? एमिट कर देती है। यस सर। अच्छा एक चीज बताओ, आजकल ठंड का मौसम है, यस सर है। तो अगर मैं मान लो छत पे कोई मेटेलिक प्लेट रख के उस पर खड़ा हूँ, अपने पैर उतार के, सब स्लीपर वगैरह उतार के, और एक केस में मैं वुडन प्लेट रख के उस पर खड़ा हूँ, किस पे ठंड लगेगी ज्यादा? सर प्लेट पे लगेगी ज़्यादा। मेटेलिक प्लेट। क्यों लगेगी? सर सर वो मेटल का है सर, वो उसमें वो जल्दी टेम्परेचर वो कर देगा, कम कर देगा उसके कारण। किसका टेम्परेचर? सर प्लेट का जो टेम्परेचर होगा वो जल्दी से क्योंकि ये गुड कंडक्शन ऑफ हीट वगैरह होता है इसके अंदर, मतलब मेटल के ठीक है, अंदर। तो फिर एग्री। सर ये इसका टेम्परेचर जल्दी से एकदम हो जाएगा कम, और फिर जैसे ही हमें हमारी बॉडी से कांटेक्ट में आएगी तो हमारी बॉडी का भी ये टेम्परेचर धीरे धीरे पैरों से लेकर के फिर वो जल्दी से ठंडा कर देगा। पर वुड के केस के अंदर वो मतलब बैड कंडक्टर होता है, तो वो धीरे धीरे करेगा फिर सर। ओके, ठीक है। और कोई कुछ और इसमें ऐड करना चाहता है सर ये सारा तो केमिस्ट्री में पढ़ रखा है पहले। तो बताओ, पढ़ रखा है तो फिर? नहीं सर, मैं ऐसे ही मतलब जो इंट्रो था उसके बेसिस पे बता रही थी। हाँ हाँ, तो आसान है ना चैप्टर आपके लिए, तब तो आसान हो गया फिर। अभी बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ तो आपने पढ़ ही रखे होंगे सारे, यस सर केमिस्ट्री पढ़ रखे होंगे, है ना। तो मेरे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे कि अगर मैं, ये एस में भी लिखा हुआ है ना कि अगर मैं मेटेलिक प्लेट पे खड़ा हो जाता हूँ और वुडन प्लेट पे खड़ा होता हूँ तो मुझे मेटेलिक प्लेट पे ज़्यादा ठंड लगती है, उसका रीजन? सर वो जल्दी जल्दी बाहर के एनवायरनमेंट से हमारी बॉडी के अंदर को हीट दे रहा है, बट जो वुड वाला होगा वो बैड कंडक्टिव होने की वजह से वो इतनी जल्दी नहीं दे पाएगा, और वो उसमें हमारी बॉडी जो होगी वो जल्दी से कूल डाउन नहीं होगी। बॉडी का कौन सा पार्ट बोल रहे हो आप, पूरी बॉडी? सर पूरी बॉडी नहीं सर, लेग जो Leg। उसके कांटेक्ट में है। हाँ, तो वहाँ पे क्या हो रहा होगा, मेटल के केस में क्या हो रहा होगा? सर मेटल के केस में हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो जल्दी जल्दी कूल डाउन होगा, कि वो एक गुड कंडक्टर है ना, तो फिर बाहर के एनवायरनमेंट से जो टेम्परेचर होगा वो प्लेट से होता हुआ सीधा हमारी बॉडी के अंदर मतलब उसको कूल डाउन कर देगा धीरे 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 धीरे। नहीं, वेट वेट, हीट का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा? सर बाहर एनवायरनमेंट से हमारी बॉडी के अंदर। बाहर तो ठंडा है। नहीं सर, हमारी बॉडी से बाहर की तरफ जाएगा, हाई टू लो। एक मिनट सर, वो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो, हाँ मतलब पैर जो से- कूल डाउन हो जाएगा वो हो जाएगा, और हाँ, वन बाय वन पैर से जाएगा मेटल प्लेट में हीट, ठीक है। सर नहीं हीट नहीं जाएगा पैर से मेटल। अच्छा हाँ ये सर हीट ही जाएगा। तो जाएगा, और क्या मूव करेगा? यस सर। तो आपके पाँव के नीचे जो मेटेलिक प्लेट होगी वो गर्म हो जाएगी, यस होनी सर होनी चाहिए। यस सर। और जब वुड में होगा तो वुड में भी गर्म हो जाएगी। आपके जो पैर का टेम्परेचर है वो मेटल प्लेट के बराबर अटेंड करने की कोशिश करे, वुड की प्लेट के बराबर अटेंड करने की कोशिश करेगा वो।
तो हीट फ्लो के कारण वो गर्म हो जाएगी। अब क्या होगा, वुड तो नीचे गर्म हो गई आपके पाँव के नीचे, अब मान लो मेटल प्लेट भी गर्म हो गई, लेकिन मेटल प्लेट जो बाकी मेटल प्लेट है वो ठंडी है, तो वो हीट क्या होगी फिर? भाई आप जो खड़े हो मेटल प्लेट पे, आप तो यहाँ पे खड़े हो, मान लो आपके पाँव तो बस यहाँ पे हैं और यहाँ पे हैं। अब यहाँ से जो ये इतना एरिया गर्म हो गया, से फ्लो के इधर की तरफ चली, देखिए मेटल यहाँ पे गर्म हुई होगी, उसके लिए इस एरिया को, जो एरिया आपका ठंडा हो गया दोबारा, ऐसे करके बार बार क्या होगा, आपके पाँव से हीट निकलती रहेगी। लेकिन वुड के केस में क्या होगा, वुड जो है बेड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो जैसे आपने गर्म किया एरिया, आपके पाँव ने एरिया गर्म किया, तो फिर ये यहाँ से हीट फ्लो धीरे धीरे होगी, तो आपके पाँव से भी हीट धीरे धीरे फिर निकलेगी, जो कि वुड की तरफ जाएगी। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो सर फिर से बता दो। आप बताओ क्या आंसर आना चाहिए, मेटल में ज्यादा ठंड लगेगी या वुड में? सर मेटल। क्यों? मैं कैसे कैसे हीट का फ्लो हो रहा है इसमें बताओ। आप खड़े हुए मेटल प्लेट के ऊपर, आपकी बॉडी है 37 डिग्री सेल्सियस पे, और मेटल प्लेट है मान लो आजकल 10 डिग्री सेल्सियस पे, और वुड भी है 10 डिग्री सेल्सियस पे। दोनों अगर 10 डिग्री सेल्सियस पे हैं, तो मुझे मेटल प्लेट क्यों ठंडी लग रही है? सर वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है ना मेटल प्लेट। हाँ, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? सर हीट ट्रांसफर जल्दी होगा ना बॉडी से प्लेट पर। बॉडी से जल्दी होगा किस पे? मेटल प्लेट पे। यस सर। और मेटल प्लेट से भी हीट भागेगी चारों तरफ। यस सर। और फिर यहाँ से ये रेडिएट भी करता रहेगा साथ साथ अपना एटमॉस्फेयर में। यस सर। तो हीट जो है फटाफट यहाँ से आपके पाँव से निकलती रहेगी, तो आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा ठंड, क्योंकि हीट आपकी कम होती जा रही है बॉडी की। लेकिन वुड में क्या होगा, बेड कंडक्टर है, तो वुड में हीट धीरे धीरे निकलेगी, तो आपके पाँव से जो हीट निकलेगी वो बहुत स्लो स्लो मूव करेगी, तो आपको उतना ठंडा नहीं लगेगा। क्लियर हो गया? यस सर। ओके, ठीक है, चलो इस चैप्टर को शुरू करते हैं, है ना? 2 मिनट रुके, शुरू करते हैं इसको। हाँ ठीक है, नेट किसकी? अच्छा जी, तो हो गया चैप्टर खत्म, अगला चैप्टर पढ़ें? यस सर। अगला शुरू करते हैं, वेव्स एंड ऑसिलेशंस। भाई हीट मैंने पढ़ा दिया आपको ये सब, बाकी आपको बॉयल्स लॉ वगैरह पता ही है, चार्ल्स लॉ वगैरह, आइसोथर्मल एडियाबेटिक पता है, उसका क्वेश्चन आपने कर ही लिया, ये पिछला वाला, ऐसे क्वेश्चन आएंगे उसमें।
इंजन रह गया बस आपका। चलो शुरू करते चलो। तो देखो इसमें हीट के बारे में पहले है, तो हीट और टेम्परेचर को मिक्स नहीं करना। हीट अलग चीज है, टेम्परेचर अलग चीज है ना। तो हीट क्या है हमारा? हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी। It is a form of energy which give us sensation of hotness or coldness. तो हमें इससे गर्म या ठंडा पता चलता है। ओके, तो यूनिट ऑफ हीट जो है वो जूल है और कैलोरी है। ऐसा यूनिट इज जूल, और एक और यूनिट है कैलोरी। तो 1 कैलोरी जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 4.2 या 4.18 जूल के बराबर होता है। 4.2 भी लिखते हैं इसे। ठीक है, तो 2 यूनिट क्यों है इसकी? इसकी 2 यूनिट इसलिए हैं कि पहले ये समझा जाता था कि हीट अलग चीज है और वर्क अलग चीज है। हीट अलग है, वर्क अलग है। तो हीट के लिए कैलोरी यूज करते थे, वर्क के लिए जूल यूज करते थे। तो फिर बाद में जूल कैलोरीमीटर एक्सपेरिमेंट एक हुआ, उसने ये प्रूव कर दिया कि यू कैन, जो आप वर्क करते हो जितना जूल का, उतनी जूल की हीट आप कन्वर्ट कर सकते हो पानी में। मैंने उतनी पानी को हीट दे सकते हो। तो वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट एंड हीट वाइस वर्सा ऑल्सो। तो यानी दोनों सेम चीज है, कोई अलग अलग चीज नहीं है। तो दोनों के लिए सेम यूनिट यूज करो। तो फिर देखा गया कि जो कैलोरी की डेफिनेशन थी उससे देखा गया कि वो जूल की जब इक्विवेलेंट उसे किया गया तो वो आपकी आती है 4.18 जूल। ठीक है, जो कैलोरी की एक्चुअली बेसिकल डेफिनेशन थी वो ये थी कि 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए उसे 1 कैलोरी बोलते थे। तो बाद में पाया गया कि वो 4.2 जूल के बराबर है। ठीक है, 4.2 जूल के बराबर है। तो 2 यूनिट इसलिए हैं। ठीक है, तो इसको सीजीएस यूनिट वो करते हैं, मानते हैं हम लोग कि सीजीएस यूनिट है कैलोरी। ऐसा यूनिट हमारी जूल है, इसको सीजीएस मानते हैं। सीजीएस में यूज होता है ये। ठीक है सर। यस। सर इसमें ERG नहीं होती यूनिट? ERG एक्चुअली ये हीट की है ना। तो हीट में दे आर यूजिंग डिफरेंट यूनिट स्टिल। कैलोरी और वो अर्ग भी ले सकते हो अगर आप उसमें वो कर रहे हो, लेकिन कैलोरी है आप। मैंने दे आर यूजिंग डिफरेंट यूनिट फॉर द हीट एंड फॉर द वर्क, इसका मतलब ये है। यस सर। सर हमें तो ऐसा ही यूनिट ही लेनी है ना। हाँ, हमारे तो क्वेश्चन में ऐसा ही आएगा। कैलोरी भी आएगा तो कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करेंगे हम लोग फाइनली। ठीक है, यस सर। इसमें एक चीज और है, जब डेफिनेशन पढ़ोगे ना किताब में तो एक चीज और लिखी होगी कि मैंने कहा ना 1 डिग्री रेज इन टेम्परेचर 1 ग्राम वाटर के लिए चाहिए हीट। एक्चुअली वाटर की जो, इसको क्या बोलते हैं, कौन सी हीट होती है जो 1 ग्राम 1 डिग्री जो चाहिए होती है? स्पेसिफिक हीट। इसी स्पेसिफिक हीट होती है सबस्टेंस की ना। Q इक्वल टू MS डेल्टा T पढ़ा होगा आपने। यस सर। तो ये S होता है, ये वाला। तो जो ये S होता है एक्चुअली ये वाटर के लिए ना टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, मैंने कांस्टेंट नहीं होता। एक्चुअली हर बॉडी के लिए वेरी करता है तो ये, पर हम कांस्टेंट मान लेते हैं। तो वाटर का भी स्पेसिफिक हीट वेरी करता है। अलग अलग टेम्परेचर पे वाटर को 1 डिग्री टेम्परेचर बनाने के लिए अलग अलग हीट चाहिए होती है। तो जो कैलोरी एक्चुअली डिफाइन की गई थी, ये कराई गई थी बिटवीन 14.5 डिग्री सेल्सियस से और 15.5 डिग्री बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए होती है, इसको हम बोलते हैं 1 कैलोरी। एक बार रिपीट कर। मैंने ये कहा था कि वाटर का जो टेम्परेचर आप बढ़ाते हो तो 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए होती है उसे 1 कैलोरी डिफाइन करते हैं। बट ये जो हीट चाहिए होती है ये हर टेम्परेचर पे डिफरेंट डिफरेंट होती है। 1 से 2 बढ़ाने के लिए अलग चाहिए होती है, 2 से 3 के लिए अलग, 3 से 4 के लिए अलग। तो हमने जो 1 कैलोरी डिफाइन किया है
ये 14.5 से 15.5 के बीच में डिफाइन किया गया है, ठीक है। Yes, sir. ओके एक मैंने जैसे आपको बताया कि हीट और इसकी अलग अलग एनर्जी यूज होती थी, तो एक हमने फिर इक्विवेलेंट बनाया कि कैलोरी को जूल में अगर कन्वर्ट करना है तो उसे बोलते हैं जूल मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। जूल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था तो उसने वहां से मैकेनिकल इक्विवेलेंट दिया कि मैं हीट को जूल में इस उससे कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये जो है ना, ये जूल से आया है, जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो उसने बोला कि W इक्वल टू जे के, जे इंटू क्यू, क्यू इज द हीट, W इज द वर्क। तो उसने कहा कि W इक्वल टू जे क्यू एक कोफिशिएंट में यूज कर सकता हूँ। उसने बोला वर्क जो है प्रोपोर्शनल टू हीट क्या है, जितनी हीट आप करोगे उतना वर्क डन होगा, तो W इक्वल टू जे क्यू आएगा, यानी जे आपका जो है वर्क बाय क्यू आया, जे आपका वर्क बाय क्यू आया। तो ये जे की वैल्यू आती है वो आती है, ये जो आपने ऊपर लिखी है वैल्यू वही आती है 4.18 जूल पर केल्विन। दिस इज मैकेनिकल जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, ठीक है। हीट को एक्चुअली इसको मैं जे लिख देता हूँ, यहाँ पे क्यू नहीं लिखता, क्यू तो हीट के लिए यूज कर रहे हैं हम। जूल का जो मैकेनिकल इक्विवेलेंट है वो उसको जे सिंबल से हम डिनोट करते हैं, तो इट इज जे। किसी क्वेश्चन में लिख देगा मान लो कि मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट इज दिस मच, उसका मतलब ये उसको कन्वर्ट करने को बता रहा है कि एक कैलोरी के कितने जूल होते हैं, उसको कन्वर्ट करने का आपको बता रहा है। तो इट इज जस्ट अ कन्वर्जन फैक्टर, इट इज जस्ट अ काइंड ऑफ कन्वर्जन फैक्टर, वी कैन से इट इज अ काइंड ऑफ कन्वर्जन फैक्टर, एक यूनिट से दूसरी यूनिट के लिए, राइट। चलो अब बात करते हैं टेम्परेचर की। सर यस सर यहाँ पे 4.18 कैसे आया था, मतलब W और Q की क्या वैल्यूज पुट करी थी? इसका मतलब ये हुआ कि जब आप एक कैलोरी हीट दोगे तो वर्क जो आएगा वो 4.2 जूल आएगा। मैंने अगर इसको आप कैलोरी में रखोगे एक कैलोरी, तो जो वर्क आएगा वो 4.2 जूल आएगा। वहां से उसने इसको रिलेट किया, यानी आप एक कैलोरी एनर्जी से हीट से 4.2 जूल वर्क कर सकते हो। ओके सर। ओके यस सर। टेम्परेचर हमारा डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस होता है, सबको पता है। डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस है, और ये बेसिकली क्या होता है आपके थर्मल वाइब्रेशन पे डिपेंड करता है कि बॉडी का थर्मल वाइब्रेशन कितनी है, उस पर डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी बॉडी उसके मॉलिक्यूल की कितनी है, टेम्परेचर वगैरह, मैंने काइनेटिक एनर्जी उस पर डिपेंड करती है टेम्परेचर वगैरह पे, तो वहाँ से आपको टेम्परेचर का रिलेशन बनता है। इसकी जो यूनिट वगैरह है, यूनिट क्या है इसकी, ऐसा यूनिट क्या है, केल्विन। और बाकी यूनिट इसकी डिग्री सेल्सियस है, डिग्री फ़ारेनहाइट है, और भी कई सारी यूनिट हैं इसकी, है ना, र्यूमर स्केल है इसका, और भी स्केल है इसके। तो इसमें जो रिलेशन है डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस वगैरह का, वो रिलेशन क्या है, वो रिलेशन देखो ये है, टी टेम्परेचर अगर आपका है सेल्सियस में -0 इक्वल टू ये आपका बॉइलिंग पॉइंट है ना, और ये फ्रीजिंग पॉइंट है, तो 100 -0 इक्वल टू टी फ़ारेनहाइट -32 डिवाइडेड बाय 212 -32।
ठीक है, मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए लिख रहा हूँ बार बार कि 100 माइनस 0 क्या है, 100 क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इन सेल्सियस, एंड 0 इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इन सेल्सियस। ठीक है, तो 100 माइनस 0 बाय TC बाय 0 जो आएगा, ये एक रेशो आएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, 212 क्या है, फ्रीजिंग सॉरी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट है ना। बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर का वो होता है 212 फ़ारेनहाइट या फिर 100 डिग्री सेल्सियस। ऐसे फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो होता है 32 फ़ारेनहाइट या फिर 0 डिग्री सेल्सियस। ये टीसी क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर इन सेल्सियस, एंड फ़ारेनहाइट TF इज टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। ठीक है, और सर उसके नीचे वो बॉइलिंग पॉइंट माइनस क्या है, 32 क्या है उसका, केवन टेम्परेचर। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अच्छा ओके। तो ये फॉर्मूला आपका जो बनेगा TC बाय 100 इक्वल टू TF माइनस 32 बाय 180। तो यहाँ से अगर आप रिलेशन निकालोगे तो F आपका जो आएगा, अगर मैं TF निकालूं वो आएगा 9/5 TC प्लस 32। ये रिलेशन है, ये रिलेशन है आपके फ़ारेनहाइट स्केल में और सेल्सियस स्केल में। ठीक है, अगर मैं केल्विन स्केल की बात करूं तो केल्विन स्केल आपका जो होता है वो होता है 273.15 प्लस TC। तो अगर मैं टेम्परेचर इन केल्विन लूंगा तो वो आएगा 273.15 प्लस टेम्परेचर इन सेल्सियस। ये हमारा रिलेशन है केल्विन और सेल्सियस में। तो अगर आपको फ़ारेनहाइट में निकालना है रिलेशन तो इसका यूज करके यहाँ पे वो भी निकाला जा सकता है। इज इट क्लियर? सर क्वेश्चन है सबसे पहले वो कैसे आई? अच्छा ठीक है, अब बताता हूँ अभी। हाँ, आप और क्या पूछ रहे हैं? सर मैं भी यही पूछ रहा था। ओके ठीक है, आई बताता हूँ कैसे आई। इतना नोट कर लो पहले, सबने कर लिया नोट? या नो सर। यस सर। आप जो थर्मामीटर बनाओगे, सर डन। ओके, थर्मामीटर जो आप बनाओगे, थर्मामीटर में क्या होगा, कोई प्रॉपर्टी आप मेजर करोगे उसकी जो कि चेंज हो रही होगी टेम्परेचर के साथ, उससे आप टेम्परेचर को रिलेट करोगे। तो जैसे हम मरकरी का थर्मामीटर बनाते हैं तो मरकरी के थर्मामीटर में कौन सी प्रॉपर्टी होती है टेम्परेचर के साथ चेंज होती है? लेंथ ऑफ द मरकरी है ना। जो लेंथ ऑफ द मरकरी है उसमें वो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ लेंथ बढ़ती जाती है उसकी, तो आपका रीडिंग आती जाती है। ऐसे ही होता है। यस सर सर। बीच में आपको वॉइस नहीं आई थी। वॉइस ब्रेक हो गई यस थी? सर। यस नो सर। अच्छा, मैं दोबारा बोल देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, जब आप थर्मामीटर बनाओगे तो आपको ऐसी प्रॉपर्टी लोगे जो कि टेम्परेचर के साथ वेरी कर रही होगी। जैसे कि मरकरी थर्मामीटर में क्या वेरी करता है? लेंथ ऑफ द मरकरी वेरी करता है। यस सर। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो आपकी लेंथ बढ़ती जाती है, तो रीडिंग आपकी बढ़ती जाती है। यस सर। ऐसी आप कोई और चीज भी सेलेक्ट कर सकते हो। यू कैन इंक्रीज द लेंथ, यू कैन इंक्रीज द प्रेशर ऑफ द गैस। मान लो कि मैं प्रेशर ऑफ द गैस बढ़ा रहा हूँ टेम्परेचर के साथ और प्रेशर को मेजर कर लूँ, तो मैं ऐसा स्केल बनाऊंगा कि प्रेशर की जगह पे डायरेक्ट टेम्परेचर ही मेजर करता रहेगा मेरा, है ना। भाई जैसे मैंने आपने मरकरी में आपने बनाया, तो मरकरी में आपके जो वो होते हैं डिवीजन होते हैं थर्मामीटर में, वो क्या होते हैं? उसमें थोड़ी लिखा रहता है 5 सेंटीमीटर, 5.1 सेंटीमीटर। उसमें टेम्परेचर लिखा रहता है 100 डिग्री, 102 डिग्री, 104 डिग्री। तो आप उसको ऐसा पहले उसको आप कैलिब्रेट कर लेते हो लैब में। आप लैब में लेगा थर्मामीटर, आपने देख लिया भाई 105 पे जो है इसकी लेंथ इतनी आ रही है, 104 पे इतनी आ रही है, तो उससे आपने कैलिब्रेट कर लिया, फिर उसको वहां पे मार्किंग कर लिया आपने। ऐसे आप प्रेशर वाले थर्मामीटर में भी कर सकते हो। आप किसी गैस का थर्मामीटर बनाओ, उसका प्रेशर आप देख लो भाई कितने इतने डिग्री पे इतना आता है, इतने डिग्री पे इतना आता है, तो जब प्रेशर आएगा उसको डायरेक्ट ही वो रीडिंग दे देगा आपकी टेम्परेचर की। ऐसे कर सकते हैं? यस सर। कर सकते हैं, ठीक है। और मैं ऐसा थर्मामीटर बना सकता हूँ जिसमें कि हो सकता है मेरी कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंज हो रही हो, या मेरी कोई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी चेंज हो रही हो, मेरा रेजिस्टेंस चेंज हो रहा हो, या लाइट की इंटेंसिटी चेंज हो रही हो,
तो आई कैन मेक डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोमीटर, कोई प्रॉपर्टी चेंज करा सकता हूँ मैं थर्मोमीटर में लेंथ के सर अलावा। ये वाला कैसे जो आपने कहा भी चेंज हो रही है वो वाली? क्या चीज? सर वो जो सेकंड टाइप का थर्मामीटर आपने बताया कि वो चेंज हो रहा है कुछ इंटेंसिटी वगैरह, वो कैसे बनाएंगे? उसमें ऐसे होगा ना, जो रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टेंस जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा वायर का। तो उसमें जो मान लो आपने सेल लगा रखे हैं तो उसमें जो लाइट फ्लो हो रही होगी, करंट फ्लो हो रहा होगा, कम हो जाएगा। तो आप उससे कुछ रिलेट कर दोगे उसे, है ना। ऐसी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपकी कुछ होती हैं, वो डिपेंड करती हैं आपके एक्सटर्नल वाइब्रेशन पे और चीज़ों पे। तो मैंने आप कुछ भी एक प्रॉपर्टी चेंज करने की कोशिश करोगे और उससे आप मेजर करोगे मेरा टेम्परेचर कितना है, ठीक है। यस सर। अब वो प्रॉपर्टी जो वेरी कर रही है, वो प्रॉपर्टी कैसे वेरी करनी चाहिए? लीनियर वेरी करनी चाहिए या नॉन लीनियर वेरी करेगी? मेरे लिए कौन सी चीज आसान है? लीनियर। लीनियर वेरी करे तो मेरे लिए आसान है, नॉन लीनियर करेगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, आपको फिर मार्किंग थोड़ा अलग से करनी पड़ेगी, अजीब सी, कंफ्यूजन होगा बहुत ज्यादा। तो मेरी जो प्रॉपर्टी वेरी करनी चाहिए वो लीनियर वेरी करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरी प्रॉपर्टीज हैं सारी लीनियर वेरी कर रही हैं, ठीक है। अब देखो जब लीनियर कोई वेरी करेगी, ऐसे कोई लाइन बनेगी मान लो उसकी प्रॉपर्टी की, तो मान लो मैं 2 पॉइंट ले लेता हूं फिक्स, ठीक है। इस लाइन का स्लोप कांस्टेंट रहेगा हमेशा, ये बोल सकता हूं मैं। यस सर। यस सर। लाइन का स्लोप क्या होता है? tan थीटा। y2 minus y1 upon x2 minus x1। y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, है ना, यही होता है ना स्लोप इसका। यस सर। यस सर। अच्छा, तो मेरी जो यहाँ पे वैल्यू आएगी, मान लो मैंने स्केल बनाया है ये, ठीक है। ये हम सीधा ग्राफ भी तो बना सकते हैं ना फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में, और फिर सिमिलर ट्रायंगल्स प्रूव करके। हाँ वहां से भी कर सकते हैं। मैं तो इन जनरल बताना चाह रहा हूँ कि इन जनरल मान लो प्रेशर का ग्राफ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये किसी भी चीज का ग्राफ हो सकता है, ठीक है। तो इन जनरल आपका जो होगा, मेरा फ्रीजिंग पॉइंट वगैरह फिक्स है। मान लो ये मेरे यहाँ पे 100 है और ये यहाँ पे 0 है। फ़ारेनहाइट स्केल में ये वैल्यू यहाँ पे 212 होगी और ये वैल्यू यहाँ पे 32 होगी, ठीक है। तो इनके बीच की एक दूरी फिक्स हो गई, है ना। मान लो दूरी आपकी फिक्स हो गई कुछ, $212 और ये 32 है, ठीक है। तो 212 माइनस 32 कितना है? 180 आया मेरा। तो ये दूरी आपकी 180 होगी इन दोनों के बीच में, फ़ारेनहाइट स्केल में। और इस स्केल में दूरी कितनी होगी? 100, 100। ठीक है। अच्छा, अब मान लो कोई जनरल एक टेम्परेचर में नापता हूँ T, इसकी वैल्यू बतानी है मुझे। सेल्सियस स्केल में मान लो मुझे पता है, फ़ारेनहाइट में बतानी है, या उल्टा है। कोई भी एक मान लो कि मेरे को सेल्सियस में पता है, मान लो इसकी वैल्यू, कि इसकी कोई वैल्यू है सेल्सियस में। तो आप देखोगे भाई यहाँ से कितना ज़्यादा है। मान लो इसकी वैल्यू है 40 या 50 सेल्सियस है, मान लो 50 डिग्री। तो आपने देखा मैं कितना ऊपर आया? 50 डिग्री ऊपर आया यहाँ पे सेल्सियस में, 50 डिग्री ऊपर आया ना यस जीरो सर। से। तो फ़ारेनहाइट में कितना ऊपर आऊंगा? फ़ारेनहाइट में देखो, जब मैं सेल्सियस में 100 ऊपर जा रहा था, तो फ़ारेनहाइट में कितना ऊपर जा रहा था? 180। 180। 90 जाएगी। तो जब इसमें एक ऊपर जाऊंगा तो कितना ऊपर जाना पड़ेगा? 180 बाय 100 यानी Yes. 1.8। और जब इसमें 50 ऊपर जाऊंगा तो इसमें कितना ऊपर जाना पड़ेगा? 90। इतना जाना पड़ेगा, ठीक है। यानी ये जो वैल्यू आ रही है आपकी 212 माइनस 32 यानी 180 और ये 100, इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करके, इस फैक्टर से मल्टीप्लाई किया मैंने इसे, मैं टेम्परेचर को आपस में रिलेट कर सकता हूं। समझ में आया? क्योंकि मेरा वेरिएशन जो है लीनियर वेरिएशन है। मेरा जो वेरिएशन है वो कैसा है? लीनियर वेरिएशन है। तो लीनियर वेरिएशन में मेरे क्या हो सकते हैं यहाँ पे? पॉइंट तो सेम होंगे, बस क्या होगा, डिवीजन में फर्क आ जाएगा। किसी का डिवीजन जो है 1 सेंटीमीटर लंबा होगा, किसी का डिवीजन हो सकता है वो 1.8 सेंटीमीटर लंबा हो या उससे उल्टा हो। तो वहां से मैं इसका रिलेशन बना सकता हूँ कि मेरा जो सेल्सियस में टेम्परेचर है वो डिग्री में कितना होगा। मैंने ये फैक्टर मेरा सेम रहता है, जो इनका रेशो है वो सेम आएगा हमेशा।
तो सर ये लेकिन हम्म, सर जो लेकिन आपने यहाँ पे बताया जिसमें 90 आ रहा था उसमें +32 तो हुआ ही नहीं। हाँ +32 करना पड़ेगा ना फिर यहाँ पे। अभी आपने क्या बोला, आपने बोला कि भाई ये 50 पे इतना बढ़ेगा, बड़ा है ना ये भी, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? वैल्यू हो जाएगी 32 प्लस इतनी, 90। है ना, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पे ना जीरो से, इसमें तो जीरो थी तो आपने कुछ लिखा नहीं वहाँ पे, आपने जीरो से 50 लिख दिया, लेकिन यहाँ पे 32 है ओरिजिनल वैल्यू। यस ठीक सर। है, तो ऐसे ये रिलेशन यहाँ से बना है फंडामेंटली। ऐसी जब प्रेशर के टर्म में भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, प्रेशर चेंज होगा, तो इनिशियल प्रेशर आपका होगा कुछ और फाइनल प्रेशर कुछ, तो आप ऐसे क्या लिखोगे यहाँ पे? आप लिखोगे मान लो टी टेम्परेचर पे प्रेशर पीटी है, माइनस आप लिखोगे 0 डिग्री पे या जीरो जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है उस पर प्रेशर कितना है, डिवाइड बाय P100 माइनस P0, तो ये रेशो हमेशा सेम आते रहेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा ये। यस सर। चलिए, तो इसको अभी हम ये मान लेते हैं, हमें ये पता है कि ये है, ठीक है, और ये हमारा केल्विन वाला ये है। अच्छा, अगर सर इसमें तो वो TC माइनस 0/100 माइनस 0 एक कांस्टेंट होता है ना। हाँ ये कांस्टेंट ही तो बन रहा है, इक्वल टू कांस्टेंट है ना, ये सब बराबर आ रहा है सबके लिए। हाँ सर। अच्छा, मैं ये बोलना चाह रहा था कि मैं देखो काम की बात किया हमारे यहाँ पे कि जब मैं इसे डिफरेंशिएट करूँ अगर, तो क्या आएगा मेरा डेल्टा TF इक्वल टू 9.5 डेल्टा TC, ये आएगा। और इसको डिफरेंशिएट करूँ तो क्या आएगा, डेल्टा K इक्वल टू डेल्टा TC। यानी कि अगर मैं केल्विन में 1 डिग्री का राइज करता हूँ तो सेल्सियस कितने डिग्री का राइज होता है? 1 डिग्री सेल्सियस में 1 डिग्री का होता है। लेकिन अगर मैं सेल्सियस में 1 करता हूँ तो फॉरेनहाइट में कितना होता है? 9/5। 9/5 यानी 1.8। तो इसमें डिफरेंस है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे सेम है दोनों के लिए, यहाँ पे डिफरेंस है। तो इसका यूज क्या है, कई बार क्या होता है जो आपकी कोई वैल्यू दी हुई है, मान लो ऐसे दी हुई है कोई किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस पर समथिंग, मान लो सेंटीमीटर, और एक दी हुई है किलोग्राम पर केल्विन पर सेंटीमीटर, तो दोनों वैल्यू सेम होंगी या डिफरेंट है? सेम ही होंगी। सेम होंगी, क्योंकि पर डिग्री सेल्सियस और पर डिग्री केल्विन में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम आ रही है 1 डिग्री के लिए, 1 डिग्री डिफरेंस के लिए। तो क्वेश्चन में अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना वहां पे, वो एक ही बात है, मैं पर सेल्सियस लिखूं चाहे पर केल्विन लिखूं फर्क नहीं आएगा। हाँ, अगर उसने कुछ ऐसा बोल दिया तब मेरे को चेंज करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग? ये इक्वल सर नहीं है। 1 डिग्री सेल्सियस को हम 1 केल्विन के इक्वल कैसे कर सकते हैं? चेंज इन 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्विवेलेंट टू चेंज इन 1 केल्विन। यस सर, ये तो चेंज है। बराबर है, 1 डिग्री बराबर नहीं है चेंज, है ना। तो कोई प्रॉपर्टी आपकी होगी, मान लो भाई कि ये पर, इसका मतलब क्या है कि पर केल्विन बढ़ाने से इसकी प्रॉपर्टी इतना बढ़ रही है, मान लो 5 है ये, तो 5 पर केल्विन पर का तो यही हुआ पर केजी पर केल्विन के लिए, तो मैंने 5, अगर आप 1 केल्विन चेंज करते हो तो ये प्रॉपर्टी 5 बढ़ती है, तो एक अगर आप डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करोगे तब भी 5 ही बढ़ेगी। सर मतलब 273.15 से 274.15 किया तो वो 0 से 1 होगा। हाँ, वो 0 से 1 होगा। यस सर। तो मतलब दोनों का चेंज इक्वल होगा ना। हाँ, तो यानी कि अगर, हाँ चेंज इक्वल होगा, अगर आप 10 डिग्री उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसका भी 10 बढ़ जाएगा केल्विन स्केल में, लेकिन फॉरेनहाइट में नहीं बढ़ेगा, फॉरेनहाइट में डिफरेंट आएगा। ठीक है, तो दिस बोथ आर सेम थिंग्स, बोथ आर इक्वल, ये इक्वल नहीं है फॉरेनहाइट वाला। ये बात समझ में आई? यस सर। यस सर। ओके, तो ये आगे प्रॉब्लम आती है, क्योंकि तो फिर बच्चे बोलते हैं सर ये आपने इसमें दिया हुआ टेम्परेचर में तो आपने चेंज क्यों नहीं किया? चेंज इसलिए नहीं किया क्योंकि वो एक ही बात है। अच्छा, सर एक बारी फर्स्ट वाली स्लाइड करना। सर इसमें जो लास्ट में रिलेशन आई है, इसमें यूनिट वाला तो जूल है और जो पहले वाला जे लिखा हुआ है वो क्या है? मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट इसका नाम है, इसका नाम है। दोनों को जे से डिनोट करते हैं। हाँ, इसको जे से डिनोट करते हैं, यहीं से जूल आया है, मैंने ओके सर, सेम है वो। होगा। ठीक है, इसका एक्सपेरिमेंट भी था पहले, आई थिंक अब सिलेबस में नहीं है, तो उसमें कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट है कि उसने पानी में कुछ वो डुबाया था, मैंने क्या पे ना कुछ पैडल लगा के, ऐसा कुछ है।
एक पानी भर के एक कंटेनर में पैडल ऐसे एक लकड़ी का वो बनाया और इसको घुमाने के लिए उसने यहाँ पे रस्सी बांध के पुली से मास को नीचे वो किया। तो उसने देखा कि मैंने कितना मास नीचे किया, उससे कितनी एनर्जी चेंज हुई जूल में। और फिर उसने देखा कि मेरा पानी का टेम्परेचर कितना चेंज हुआ डिग्री सेल्सियस में। तो उसने फिर देखा मैंने जो हीट होती है Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी होती है, तो उसने ये निकाला यहाँ से। और समझ नहीं आया सर, डायग्राम क्या है? भाई एक कंटेनर लिया, उसमें पानी भरा, उसमें आपने एक लकड़ी का ऐसा कुछ ग्राइंडर टाइप का होता है ना, जो मिक्सर ग्राइंडर होता है आपका, उस टाइप का आपने कुछ ब्लेड टाइप का लगा दिया। ओके। और इसको घुमाने के लिए रस्सी जो है पुली से बांध के ऐसे कुछ मास लटका दे ताकि ये घूम जाए रस्सी। तो उसने देखा मेरा वेट कितना नीचे आया, तो उसने बोला भाई कि एच नीचे आया, तो कितना वर्क किया मैंने, mgh वर्क किया, ये जूल में आ गया। अब उसने कहा कि भाई कितना पानी गर्म हुआ, डेल्टा टी गर्म हुआ, तो कितनी हीट दी, ms डेल्टा टी दी, ये कैलोरी में आ गई। उसने फिर दोनों को रिलेट किया आपस में। उसने देखा कि इतनी कैलोरी हीट देते हैं तो इतना वर्क उससे होता है। ये वर्क को हम कैलोरी में या कैलोरी को वर्क में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उनका एक रेशो फिक्स होता है। तो 4.2 जूल होता है वो रेशो। अगर मान लो आप 10 मीटर गिराओ पहले, फिर आप 20 मीटर गिराओ, टेम्परेचर चेंज मेजर करो दोनों केसेस में, तो देखिएगा टेम्परेचर चेंज डबल आएगा। तो यानी ये रेशो जो है फिक्स है, कैलोरी का और जूल का एक रेशो फिक्स है, उसी को हम बोलते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ द हीट। समझ में आया? यस सर, आ गया समझ। ओके, तो ये एक्सपेरिमेंट था पहले, अब पता नहीं क्यों नहीं है। अच्छा ये बताओ कि कौन से एट व्हाट टेम्परेचर फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल गिव सेम रीडिंग? -40 डिग्री सेल्सियस। बाकी लोग भी बताओ कौन से स्केल पे दोनों की रीडिंग सेम आएगी, कौन से टेम्परेचर पे दोनों की रीडिंग सेम आएगी? सर -40 डिग्री। -40 डिग्री क्या सेल्सियस की फ़ारेनहाइट? सर दोनों ही इक्वल इक्वल होंगे। हाँ दोनों इक्वल होंगे ना। सर -40 डिग्री सेल्सियस ले लीजिए, फ़ारेनहाइट ले लीजिए। हाँ दोनों सेम है ना। सर ये क्वेश्चन तो 8th क्लास का है, मैथ्स के बुक का। अच्छा सर मैथ्स याद नहीं रहती ना। अच्छा। ये सब 9th क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था सब 9th क्लास में था ये सारा। थर्मोमेट्री आपका जो है ना सर फर्स्ट। ये 9th 10th क्लास के भी एक चैप्टर में पीछे था क्वेश्चन ऐसा, फ़ारेनहाइट सेल्सियस का। हाँ तो बल्कि ये कैलोरीमीटर वगैरह जो आप अभी पढ़ोगे आगे सारा, वो पहले 9th क्लास में सब पढ़ाया जाता था। अब तो कम पढ़ाते हैं। तो इसको कैसे करोगे? यू विल राइट 9/5c, तो सॉरी हाँ +32 इक्वल टू फ़ारेनहाइट होता है आपका, दोनों को x मान लो, इनको सॉल्व कर लो। x आपका आ जाएगा -40। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ओके सर एक बारी पीछे वाली स्लाइड शो कर दीजिए। देखिए यस सर, हो गया। अच्छा चलो अगला क्वेश्चन करते हैं।
ये कह रहा है कि अ मर्करी थर्मोमीटर द ice point सर यस बोलिए सर थोड़ा नेटवर्क इशू था सर, पिछले वाली स्लाइड दिखा दीजिए एक बार। ये वाली। हेलो, हाँ जी सर। हाँ देखो सर एक बार रिपीट कर दीजिए इसका रीजन। किसका रीजन, ये वाला क्वेश्चन। सर ये वाला क्वेश्चन तो ये है ना भाई, दोनों की रीडिंग सेम आनी चाहिए। तो आपका रिलेशन क्या आया था, 9/5 C + 32 = F आया था। अब दोनों रीडिंग सेम आनी चाहिए, दोनों को मैंने x मान लिया, तो C की जगह मैंने x पुट कर दिया, F की जगह भी x पुट कर दिया, तो इक्वेशन ये बन गई मेरी। इसको सॉल्व कर लिया, x - 40 आ गया। यस ठीक है, क्लियर। HG thermometer, the ice point is marked at 10 degree Celsius and steam point, ice point समझते हो ना, freezing point, और steam point मतलब boiling point। steam point is marked at 130 degree Celsius। तो आपको बताना है at 40 degree Celsius the reading will be। सर ऑप्शन निकाल लो, आसान है, आंसर ही निकाल लो। सर 58 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। करेक्ट यस सर 58 डिग्री। करेक्ट। करा हुआ है क्या आप लोगों ने सॉल्व पहले? यस सर 50। पहले सॉल्व किया हुआ था क्या? यस सर किया था सर। कहाँ किया था, किताब में से? सर ये किसी क्वेश्चन में, किसी पेपर के क्वेश्चन में आया था सर, उसमें करा था बहुत पहले। अच्छा, बाकी लोगों ने किया हुआ था? यस सर। कैसे करोगे बताओ, मुझे समझ में नहीं आया इस बार। सर सर इसके अंदर ना सर, जैसे कि कोई भी मतलब थर्मामीटर होता है सर, उसके अंदर जैसे अभी हमने जैसे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस वाले के अंदर करा था, उसके अंदर जब हमने रिलेशन निकाला था तो उसका जितना डिफरेंस होता है वो सर कांस्टेंट होता है। तो फिर सर इसके अंदर भी वही वाला कर देंगे। तो फिर सर जैसे इसके अंदर स्टीम पॉइंट जो है उसमें से सर अगर हम आइस पॉइंट को माइनस करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे जितना टेम्परेचर दिया हुआ है माइनस जो उसका आइस का पॉइंट है, तो सर वो हमारा कांस्टेंट रहने वाला है। तो सर हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी जैसे कि जो नॉर्मल थर्मामीटर होता है उसके अंदर अगर हम लगाएंगे तो 100 - 0 डिवाइड बाय 40 - 0 करेक्ट इज इक्वल्स टू, हाँ सर बाकी किसी वो हो जाएगी। अच्छा ठीक है, बाकी लोगों ने भी ऐसे करा है? यस सर। चलो यस सर। तो बताने की जरूरत तो नहीं है ना फिर? नो सर। जो मर्करी थर्मामीटर होता है उसका पता है आपको, बॉइलिंग पॉइंट, मर्करी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? सर नो। 360 डिग्री होता है सेल्सियस, लेकिन उसको हम 500 डिग्री तक यूज कर लेते हैं, 500 कुछ डिग्री तक। कैसे यूज कर सकते हैं पता है आपको? उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाना है मुझे मरकरी का, तो क्या करूंगा मैं? एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दूंगा और तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ सकता है? बढ़ सकता है ना भाई। एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाऊंगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा? अभी जब बात करें थोड़ी देर पहले, वेपर प्रेशर इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर के होना चाहिए ना, तभी तो उबलता है कोई चीज। यस सर। यस सर। तो अगर बाहर का प्रेशर बढ़ा दूंगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा मेरा, क्योंकि वेपर प्रेशर ज्यादा चाहिए फिर आपको बॉयल करने के लिए।
तो वो मैं क्या करूँगा फिर थर्मामीटर में पीछे से उसमें हाई प्रेशर पे कुछ एयर वेयर भर दूंगा उसके पीछे थर्मामीटर पे। तो उससे क्या होगा आपका जो वो है क्या नाम बोलते हैं मरकरी है उसका वेपर प्रेशर सॉरी उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो मरकरी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है यूजुअली एचजी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 300 के आसपास होता है, उसको हम बढ़ा के 550 तक ला सकते हो बाय यूजिंग हाई गैस। ये मैं को बता रहा हूँ फैक्ट बता रहा हूँ, याद रखना अगर ऐसा कुछ होता है तो। थर्मामीटर का हम चेंज कर सकते हैं नहीं 360 डिग्री सेल्सियस। हाँ 360 होता है बट आप 440 तक यूज कर सकते हो, सॉरी सर 540 तक सेल्सियस में होता है, केल्विन में मतलब टेम्परेचर क्या है? सेल्सियस 350 होता है और आप 550 तक ले जा सकते हो। 350 होता है वैसे तो, लेकिन आप 550 कर सकते हो। बाय यूजिंग या फिलिंग गैस ओवर इट। सर गैस से क्या होगा? गैस से ये होगा भाई कि जो टेम्प आपका ये है मरकरी, इसके ऊपर मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है नॉर्मल, तो जैसे इसका टेम्परेचर 350 पहुंचता ये अपने वेपर बना देता, उबल जाता पूरा मरकरी। लेकिन अगर आपने हाई प्रेशर पे गैस भर दी तो इसको उबलने के लिए अब टेम्परेचर अपना 550 करना पड़ेगा तब जाके उबल पाएगा ये, क्योंकि यहाँ प्रेशर हाई है, उसको वेपर प्रेशर हाई चाहिए उबलने के लिए, अब तो 550 पे उबल सकता है। ओके सर। ठीक है, तो कांस्टेंट, ये क्वेश्चन खैर उससे रिलेटेड नहीं है, मैंने आपको याद आया तो मैंने बता दिया आपको। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर शोज रीडिंग ऑफ 50 सेंटीमीटर and 90 centimeter at 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। तो आपको बताना है इफ प्रेशर रीडिंग इज 60 सेंटीमीटर, द टेम्परेचर कितना होगा। सर 33.3 डिग्री सेल्सियस। नो 33 तो नहीं है सर 25 डिग्री सेल्सियस। हाँ 25 डिग्री सेल्सियस। 25 आएगा। आया 25 सबका? यस सर। चलो एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज। नहीं सर, ये वाला क्वेश्चन ही बता दो बस, हुआ नहीं। इसमें आपको रेटिंग चाहिए ना, तो देखो वही करेंगे TC माइनस 0/100 माइनस 0 इक्वल टू P at C माइनस P at 0 एंड P at 100 माइनस P at 0। ये कांस्टेंट होगा तो इसमें वैल्यू पुट कर दो। PC आपको निकालना है, PC दिया हुआ है, सॉरी कितना दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, और 0 पे कितना दिया हुआ था, ये 0 पे था 50,
100 पे था 90, तो 90 माइनस 50 आ जाएगा यहाँ पे। इसको सॉल्व कर लो अब। 40 आ गया ये। सर 100 भी तो है। सर ये इक्वल्स टू 60 माइनस 50 अपॉन 90 माइनस 50 कैसे हुआ? ये प्रेशर नहीं दिया हुआ आपको, पीसी माइनस पी नॉट। पीसी दिया हुआ है ना प्रेशर रीडिंग, अगर हमारी 60 होती है तो मैंने प्रेशर को 60 ले लिया। अब पी जीरो कितना होगा मेरा, 0 डिग्री पे कितनी रीडिंग थी 50, 100 पे कितनी थी 90। अच्छा ओके ओके। तो ये कांस्टेंट होता है ना आपका, ये तो बोला था ये माइनस ये डिवाइड बाय 100 पे जो भी वैल्यू आएगी बॉइलिंग पॉइंट पे और फ्रीजिंग पॉइंट पे जो वैल्यू आएंगी आपकी, चाहे प्रेशर हो चाहे टेम्परेचर हो, इसका रेशो सेम आएगा। यहाँ पे प्रेशर आ रहा था, मैंने प्रेशर ले लिया तो 25 डिग्री सेल्सियस आ गया। यस सर 25। आप लोग क्या बोल रहे थे कि 100 भी आएगा, 100 तो ले लिया ना? वो सर उस समय नहीं लिखा था आपने, इसीलिए उधर मल्टीप्लाई में ही कर देते डायरेक्ट। अच्छा ओके ठीक है, तो 25 आ जाएगा। ठीक है चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। नहीं सर मुझे कहीं अर्जेंट जाना है, प्लीज एंटर कर दो। तो ठीक है आप देख लेना, वीडियो में देख लेना, क्वेश्चन लिख देता हूँ बस। ओके सर। ये कह रहा है एक नया स्केल हमने बनाया डब्ल्यू स्केल, इस पे फ्रीजिंग पॉइंट आपका 39 डिग्री सेल्सियस है और बॉइलिंग पॉइंट आपका 239 डिग्री सेल्सियस है, सॉरी डिग्री डब्ल्यू है। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट इतना है, बॉइलिंग पॉइंट इतना है। तो ये बोल रहे हैं कि जो 39 डिग्री सेल्सियस होगा वो डब्ल्यू में कितना होगा, ये बताना आपको। इस स्केल पे कितना होगा। एक बार लास्ट स्लाइड दिखाए ना। ये देखिए हो गया सर। ओके सर 117 डिग्री से डिग्री, मतलब ये जो दे रखा है स्केल। 117 डब्ल्यू। यस सर। ऑप्शन तो है, एक बार देखूं भाई। यस सर 117 डब्ल्यू आ रहा है। ओके हाँ करेक्ट है, 117 डब्ल्यू आएगा। ठीक है आगे सबका। वही तरीका है सेम जो हमने करते आते हैं, कर रहे हैं अब तक, जो TC माइनस 0 बाय 100 माइनस 0, TC माना डब्ल्यू स्केल पे जो भी रीडिंग आएगी माइनस 0, 0 पे कितनी आ रही है 39 डिवाइड बाय 2, 39 माइनस 39, और यहाँ पे इसकी वैल्यू दी हुई है आपको 39, यहाँ सॉल्व कर लोगे। ठीक है ऐसे क्या होगा मेरे ख्याल से। यस सर। ओके तो देखो कोई भी अगर आपकी प्रॉपर्टी है, कल को बोलेगा आपकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी दे देगा, कोई इतने वोल्ट पर मीटर है और 0 डिग्री पे इतने वोल्ट पर मीटर है, 100 डिग्री पे इतने वोल्ट पर मीटर है कोई चीज़, या कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दे देगा इतने टेस्ला है इतनी वो है, तो सब का फॉर्मूला सेम लगेगा। ठीक है तो ठीक है आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर थर्मल एक्सपेंशन से अगली क्लास में शुरू करते हैं। ठीक है गुड इवनिंग सर। ओके वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ऑल।